सौरभ बाबू कल नहीं जुड़े और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा। क्या हुआ? स्पीकर ऑन करो जरा। सौरभ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो या तो चैट कर दो या कम से कम स्पीकर ऑन करके बोल ही दो कि हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलो, स्पीकर ऑन हो। थोड़ा काम हाँ, थोड़ा काम ज्यादा था, बिजी था। तो रिकॉर्डिंग भी तो नहीं देखी तुमने? हम्म। हाँ बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर कुछ सीखना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम्म। कल अगर क्लास में होते तो कम से कम डाउट होता, कुछ पूछते। कल की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसको मिस कर दिया तुमने, तो मैं उसमें से आधी चीजें बाउंस कर जाएंगी तुम्हारे सर के ऊपर से। ठीक है, चलो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है, ओके। तो बोल रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग कहाँ से देखते हैं पता है तुम्हें सौरभ? तो तुम्हारा नेटवर्क ही सही नहीं है। राहुल सर नमस्कार। नेटवर्क का कुछ मेरी तरफ से इशू है या आप लोगों की तरफ से इशू है? मेरा तो ठीक है। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही तो स्टार्ट करते हैं। राहुल सर, आई एम ऑडिबल? यस सर, आ रही है आवाज। बीच चलिए। बीच में थोड़ा डिले जाती है। इधर पे नेटवर्क ठीक है, पता नहीं जी हो सर। सकता है आपके साइड से कुछ इशू हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तो कल हमने फंडामेंटल एनालिसिस देखा था कल की क्लास में। और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अगर किसी स्टॉक को हमें बाई करना है फॉर द रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमें उस स्टॉक में क्या क्या देखने चाहिए। ठीक है, क्या क्या उस स्टॉक में पैरामीटर्स या क्या क्या डेटा हमें चेक करने चाहिए, जिसमें हमने कुछ रेशियोज की बात की थी। और इसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू, करंट करंट रेशियो, फिर पीबी रेशियो, पी रेशियो। इसके अलावा हमने देखा था कि भाई कि उसका जो है कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करें, रादर जो क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस का हम कैसे डेटा चेक करें। ठीक है, किन वेबसाइट से हमें मदद लेनी है वो भी हमने समझने की कोशिश की थी। ठीक है, और इसके साथ ही ठीक है हमने ये बताया था कि इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, मजबूत है, जो हमें फ्यूचर में बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था इतने से काम नहीं बनेगा, हमें इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि आपने जब स्टॉक तो चुन लिया, बट कहाँ एंट्री करनी है और कब तक होल्ड करना है, और कितना हम प्रॉफिट
एज्यूम कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, सौरभ और राहुल सर दोनों का नेटवर्क आज, ठीक है, बड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो पता नहीं क्या मेरी ही समस्या है, आई डोंट नो, बट मेरे यहाँ से तो नेटवर्क ठीक दिख रहा है। एक बार फिर भी मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। स्पीड टेस्ट, मेरा नेटवर्क भी अच्छा है, पिंग भी अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोड नेटवर्क 50 Mbps के आसपास आ रहा है, और अपलोड नेटवर्क एक बार देख लेता। अपलोड नेटवर्क भी 40-50 Mbps के आसपास, अब सही है, यानी इशू आप लोगों की तरफ से ही है। तो देख लीजिए, अपने नेटवर्क पर थोड़ा काम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्लासेस में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले ये समझने की कोशिश करिए टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है। क्या सही में टेक्निकल शब्द से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि कोई हम बीटेक या बीई की डिग्री लेने वाले हैं या कुछ ऐसा चीज पढ़ने वाले हैं जो कि कुछ डीप थीसिस या डीप मैथमेटिक्स चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ऐसा है कि मान लीजिए कोई आप गए एक अजनबी जगह पे, से फॉर एग्जांपल कहीं दूसरे कंट्री में चले गए। अब दूसरे कंट्री में गए छुट्टी मनाने के लिए या किसी काम से, और आपको वहां का पता नहीं है भाई कि होटल में खाना कितने का मिलेगा या कौन सा होटल चुनूं। ठीक है, आपके बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको एक तरीका ये है कि आप अ, किसी से बगल में पूछिए या होटल पर ही इंक्वायरी करिए। ठीक है, कि भाई रेट क्या है होटल का, यहाँ पर कस्टमर्स का डेटा आप चेक करिए कि कौन कौन से कस्टमर किस टाइप के लोग रुकते हैं, फॉरेनर्स भी रुकते हैं कि नहीं रुकते। ठीक है, आप उसका प्रोफाइल चेक करिए, जो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, कुछ मत करिए, आप खड़े हो जाइए थोड़ी दूर पर। ठीक है, और आधा एक घंटा 2 घंटा ऑब्जर्व करिए कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। ठीक है, उनका प्रोफाइल थोड़ा साइजिंग अप करने की कोशिश करिए। ठीक है, और उससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस होटल में मूवमेंट कितना है। ठीक है, टूरिस्ट लोग यहाँ रुकते भी हैं कि नहीं रुकते। ये है टेक्निकल एनालिसिस। आप क्या है, ब्रेन से खेल रहे हैं, ब्रेन से या साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। ठीक है, मार्केट में बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी से खेला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो हमें इससे फायदा क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत हल्के शब्दों में मैंने समझाया कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी से या बायर्स एंड सेलर के माइंडसेट से हम जो है प्ले करते हैं और उसके हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम एक अपना विचार बनाते हैं कि मार्केट या पर्टिकुलर शेयर स्टॉक किधर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, या जहां पे है वही पड़ा रहेगा कुछ दिन तक। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मदद करता है? हमें मदद करेगा, ठीक है, 4 चीजों में। पहला, ठीक है, कि किस प्राइस पर, किस दाम पर हमें स्टॉक को या उस स्क्रिप्ट को खरीदना है या बेचना है। पहला तो यही करेगा। ठीक है, कि किस दाम पे वो हमें सस्ता मिल रहा है कि हम खरीद लें, या किस दाम पर महंगा हो गया कि हम बेच दें। ठीक है, सस्ते में खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। पहला तो यही करता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बता सकता है कि खरीदने लायक है कि नहीं है, ये नहीं बता सकता कि प्राइस कितना इसका होना चाहिए, वो टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। और कितने प्राइस पर बेचना है इसको, एंट्री लेने के बाद यानी खरीदने के बाद कितने प्राइस पर इसको बेच देना है, वो भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बताएगा। थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता।
दूसरा टेक्निकल एनालिसिस ये भी बताता है कि इसमें रिस्क कितना है इस ट्रेड में, यानी मैं अगर कहीं पर एंट्री लेता हूं, अधिकतम रिस्क मेरा कितना है कि जहां पर मुझे एग्जिट कर जाना है, उससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं लूंगा। यानी टेक्निकल एनालिसिस से आपका रिस्क भी पता चल जाता है, ठीक है। एग्जिट प्लान आपके निगेटिव में अगर जा रहा है तो वो भी पता चल जाता है। आपका उसमें रिवार्ड कितना है, ठीक है, कितना आपको प्रॉफिट की उम्मीद है, उससे भी टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाता है कि ये, ठीक है, 100 रुपए लगाने पे ये 5 रुपए देगा कि 10 रुपए देगा, 20 रुपए देगा, ठीक है। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल सकता है, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं पता चल सकता है। और कितने दिनों में या कितने मिनट या कितने घंटे में हमें प्रॉफिट हो, एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड आपका क्या है, आप कितने समय तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, उससे भी आपको टेक्निकल एनालिसिस मदद, उसमें भी आपको टेक्निकल एनालिसिस मदद करेगी। यानी आपको किस प्राइस पर बाई या सेल करना है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना आप रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं, और कितने दिनों में या कितने घंटों में, अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो घंटे या मिनट का ट्रेड करेंगे कि 15 मिनट 20 मिनट में एग्जिट कर जाएंगे, 1 घंटे में एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन या साल 2 साल कब तक होल्ड करेंगे उसको, ठीक है। एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड भी पता चलता है कि कितने टाइम में आपका टारगेट पूरा होगा, या आपका स्टॉप लॉस, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका रिस्क कितना है और वो रिस्क कब तक आ सकता है। तो ये 4 चीजें हमें टेक्निकल एनालिसिस मदद करती है। तो अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस क्या है, ठीक है, किस सिद्धांत पर, किन सिद्धांतों पर या किस सिद्धांत पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि मार्केट में कुछ चीजें काम करती हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, मार्केट आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से है, ठीक है, 100 साल के ऊपर हो गए, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट को भी अच्छा खासा पीरियड हो गया। तो इतने सालों में जो डेटा है और उन डेटाज का जो ट्रेंड है, जो आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का जो एक पैटर्न बना हुआ, उससे कुछ चीजें पता चलती। वो क्या पता चलती हैं कि मार्केट डिस्काउंट से थी, कि मार्केट जो है में कोई चीज अगर बढ़ रही है तो आज नहीं कल से ही वो सस्ती, हमेशा बढ़ेगी नहीं, यानी एक साइकिल में चीजें चले, जिसको हम इन जनरल टर्म्स, मार्केट के टर्म में प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन शब्द बार बार मैं आगे यूज करूंगा और आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन, ठीक है। तो मार्केट डिस्काउंट से एवरीथिंग, हर चीज को मार्केट किसी न किसी टाइम पर सस्ते में देती है और आपको अच्छे दाम पर बेचने का मौका देती है। दूसरा, तो दूसरा वही रिपीट कर दिया, दूसरा ये प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, जो दाम है किसी भी स्टॉक का या किसी भी स्क्रिप्ट का, ऑप्शन फ्यूचर स्टॉक, जो भी जो दाम है उसका जो भाव है, वो भाव एक ट्रेंड में चलता है, या तो अप ट्रेंड होगा। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, पहले मैं ट्रेंड ही बता देता हूँ। ट्रेंड जो है 3 टाइप के होते हैं। एक है कि मान लीजिए दाम 100 रुपए है, ठीक है, और इसका दाम बढ़ के 110 हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा 105, मैंने बोला मार्केट डिस्काउंट भी देता है, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगली बार 120, ठीक है, इस तरह से। अब इस ये जो है एक 120, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से, ठीक है, दाम
मतलब ऑल ऑफ सडन भी नहीं चढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन पिछले का लो नहीं तोड़ेगा, ठीक है, यानी 100 रुपए अपना आके 105 से ही फिर ऊपर जाना शुरू कर, ठीक है, फिर अगली बार ये जाएगा तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, यानी पिछले का हाई जो 110 का हाई बनाया था इससे ऊपर निकल जाएगा, 115 120 पे निकल जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ी गिरावट होगी। ये क्यों होगी, कैसे होगी, वो टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। इस तरह से जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी ऊपर की तरफ शेयर का दाम बढ़ रहा हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड बोलते हैं। इसका उल्टा केस भी होता है, ठीक है, एक ऐसी भी साइकिल होती है या ऐसा भी फेज आता है स्टॉक्स में या मार्केट में कि जब कोई शेयर 100 रुपए का है वो नीचे जाना शुरू करेगा, 100 से 90 आया तो ऑल ऑफ सडन फिर 80 नहीं आएगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा वो बाद में तो समझने की कोशिश करेंगे, 95 हो जाएगा, फिर दोबारा गिर जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये 95 के ऊपर नहीं जाएगा। अब ये जैसे ये 100 के ऊपर 95 नहीं गया, वैसे अब जब जब यहाँ से रिट्रेस करेगा तो ये 95 के ऊपर नहीं जाएगा, उसके पहले से ये फिर नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड यानी शेयर गिरना शुरू, डाउन ट्रेंड। ये हो गया दूसरा कंडीशन, ये दूसरा ट्रेंड हो गया, ठीक है। तीसरा ट्रेंड जो मार्केट का होता है उसको आप नो ट्रेंड भी बोल सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं साइडवेज, या इसका एक तीसरा नाम है रेंज बाउंड। देखिए एक चीज तो है कि शेयर कभी भी खड़ा नहीं रहता है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग होगी और वो ऊपर नीचे तो करेगा ही, ये तो श्योर, ऊपर करेगा नीचे करेगा, हर सेकंड करता है, हर सेकंड हर मिनट करता है। अब ये नो ट्रेंड या साइडवेज या डाउन ट्रेंड क्या हो, रेंज बाउंड क्या होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझने में दिक्कत नहीं हुई। इसमें क्या है कि मान लीजिए शेयर 100 रुपए का है, ठीक है? अब ये हाई बनाया 105 का, ठीक है, फिर लो बनाया 95, फिर 105, फिर दोबारा 95, फिर एक रेंज बना लिए मार्केट, इस रेंज में टहल रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है इस रेंज के, यानी ये बॉटम रेंज मान लो 95 और टॉप रेंज मान लो इसका 105। अब इस रेंज में मार्केट फंस गया या शेयर फंस गया, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका कोई ट्रेंड बना ना, तो अप ट्रेंड बना ना डाउन ट्रेंड बना, इसको आप नो ट्रेंड भी बोल सकते हैं, इसको आप साइडवेज भी बोल सकते हैं कि साइड साइड में चल रहा है, बगल बगल चल रहा है, और इसको आप रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं कि किसी दो रेंज के बीच में फंस गया, रेंज बाउंड। ये तीन ट्रेंड मार्केट के होते हैं। तो मार्केट जब भी मूव करेगा, ठीक है, प्राइस जब भी मूव करेगा, ठीक है, वो हमेशा एक ट्रेंड में मूव करेगा, या तो अप ट्रेंड होगा, ठीक है, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या फिर साइडवेज होगा, ठीक है, यानी नो ट्रेंड होगा। यही तीन ही ट्रेंड में मार्केट मूव। ये हो गया तीसरा थेसिस या लॉजिक की टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से की जाए, टेक्निकल एनालिसिस की लॉजिक क्या है, या जो जिसको हम बोल सकते हैं कि मोरेल क्या है, तो वो जो है, अगली चीज ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है, रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को मार्केट में दोहराता है।
देखिए इसको समझना बहुत आसान है। ये आप ये समझिए कि एक सीजन की बात करिए कि अभी आलू कितने मिल रही है, लगभग 7 से 10 रुपए किलो। 2 महीने बाद इसका रेट हो जाएगा लगभग 15-20। 5-6 महीने बाद ये आलू 25 रुपए में बिकने शुरू हो जाएगी। क्या ये दोबारा 10 से 15 में नहीं आएगी? क्या ये दोबारा 10 से 15 रुपए में नहीं आएगी? क्या आप लोग, या तो मैं केवल यूट्यूब पर ही रहूं और आप लोग भी यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर लाइव भी चल रहा है। क्योंकि आप लोगों का नेटवर्क दोनों का इतना वीक है कि हरिओम सर नमस्कार, ठीक है, देखता हूँ हरिओम सर नेटवर्क, आप दोनों को नेटवर्क इतना वीक है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। 1 मिनट। तो अब उसके चक्कर में अच्छा तुम्हारा सही है, तो सही है तो स्पीकर ऑन कर लो बाबू। शर्मा रहे हो क्या? कम से कम हाँ ना तो करते रहो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी एक आलू का मैंने एग्जांपल लिया कि आलू का रेट 7 से 10 रुपए है। 1.5-2 महीने बाद 15-20 रुपए हो जाएगा, उसके बाद 25 रुपए तक बिकेगा। ठीक है, 5-6 महीने बाद क्या ये दोबारा 10 रुपए में नहीं आएगा? अगले साल इसी सीजन में दोबारा ये 7 से 10 रुपए में आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब अभी ये कहाँ है? बिल्कुल बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं। फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू होगा, एक लेवल तक बढ़ता रहेगा। जब आलू नई फसल आ जाएगी मार्केट में, फिर डिमांड जो है के बजाय सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर ये नीचे गिरना शुरू होगा, 25 रुपए से आएगा 20, 20 से 15, 15 से फिर आ जाएगा 8, इसी लेवल पे। ठीक है, इसी लेवल फिर से। अब देखिए, ठीक है, क्या इस लेवल से भी नीचे गिर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल गिर सकता है। अगर मान लो कि फसल बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कोल्ड स्टोर में जगह नहीं बची, सड़ने लगी, तो हो सकता है 2 रुपए किलो बिकना शुरू। 2 रुपए किलो भी बिकना शुरू। क्या ये 25 से भी ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मान लीजिए कि आलू की फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, और सीजन में, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है ये 25 से 40-50 में बिकना शुरू हो जाए। कोई बड़ी चीज, 40-50 में भी बिकना शुरू हो जाए। लेकिन जो यहाँ पर एक टर्म बोला जा रहा है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है मार्केट में। ये चीज एक सच्चाई है। मैंने एक एग्जांपल आलू का लिया, आप किसी भी चीज का लीजिए। तो जो जिस प्राइस में आज कोई चीज मिल रही है, अगर ऊपर भी गई तो दोबारा नीचे आएगी। कितना नीचे आएगी वो एक अलग मैटर। हो सकता है आज जब जो पहले जिस प्राइस में बिकी उससे थोड़ा ऊपर से ही वापसी कर ले, हो सकता है उसके भी नीचे चला जाए, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करेगी। इतनी बात समझ में आई? टेक्निकल एनालिसिस का जो फंडा है कि मार्केट में हर चीज कभी न कभी डिस्काउंट में मिलेगी, सस्ते में मिलेगी। ठीक है। दूसरा, मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करती है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज, 3 ट्रेंड होते हैं, अभी मैंने बताया। तीसरा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये तीनों चीजें समझ में आई? इस 3 बिना पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ये चीज प्रूवन एंड टेस्टेड है। लेकिन क्या टेक्निकल एनालिसिस को हम 100% करेक्ट मान लें?
तो फिर जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इट्स गेम ऑफ साइकोलॉजी, ये एक दिमाग का गेम है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, एक टाइप का टग ऑफ वार होता रहता, रस्सा कसी होती है। तो हमें प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है, प्रीवियस प्राइस और उसका पैटर्न देखकर, ठीक, हमें अंदाजा लगाना होता है कब कोई चीज सस्ते में मिल रही है और कहाँ से ये बाउंस होगी और कितना तक बाउंस हो सकता है। यानी हमारा बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वहां से डिसाइड होता है। और कितने दिन में बाउंस होगी, तो हमें होल्डिंग टाइम भी डिसाइड हो जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी कोई मैंने डीप स्टडी, डीप चर्चा तो नहीं की, आसानी है अभी तक। हरिओम सर थोड़ा लेट जी जुड़े हैं, जितना आपका मिस हुआ है उसको आप जो है बाद में रिपीट करके देख लीजिए। तो अब देखिए, अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे कोई स्टॉक है या कोई भी शेयर है, ठीक है, तो वो मैंने बताया अभी, वो चलेगा, ठीक है, ट्रेंड में, ठीक है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मान लो चाहे उसको डेली का टाइम फ्रेम मान लो या वीकली का टाइम फ्रेम मान लो या मंथली का टाइम फ्रेम मान लो, तो उसका एक रेंज जरूर बनेगा। एक कोई हाई लगाएगा, मान लो 100 रुपए में है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये हाई लगाएगा एक महीने में या एक दिन में, एक हफ्ते में, कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, मैं एक महीने टाइम फ्रेम, वन मंथ लेता हूँ, कि 120 रुपए गया, ठीक है, 120 का हाई लगाया इसने, इस शेयर ने लो लगाया, ठीक है, यानी सबसे सस्ते में मिला, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर 90 में, ठीक है, 90 85 जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कोई वो नहीं है, समझा। ये ओपन हुआ था 100 रुपए में, 120 तक ऊपर गया, 90 तक नीचे गया, लेकिन एंड ऑफ द डे में, ठीक है, ये 105 रुपए यहाँ पर क्लोज। अब इसको बोलते हैं, इसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। ओपन आपका हो गया 100, हाई हो गया 120, लो हो गया 90, ठीक है, और क्लोज हो गया 105, ठीक है, ये हो गया क्लोज, क्लोज हो गया 10। तो एक महीने में आपको 100 से 105 बढ़ा, लेकिन हकीकत में ये 120 तक गया था और नीचे भी आया था 90 तक। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये मैटर समझ में आया? कोई डाउट है पूछ लो। हरिओम सर, सौरभ जी नहीं। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि 100 में ओपन हुआ, ठीक है, 120 तक ऊपर गया, ठीक है, 90 तक नीचे गया और क्लोज हो गया 95 में, ये भी हो सकता है, नीचे भी क्लोज हो। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये आप ध्यान में रखिए कि बार बार काम आएगा मार्केट। ये 5 मिनट में भी मार्केट ऐसे मूव करता है, ये 15 मिनट में भी मार्केट ऐसे मूव करता है, एक दिन में भी ऐसे मार्केट, एक दिन में भी ऐसे रेंज बनाता है, वीकली भी ऐसे रेंज बनाता है, ठीक है, मंथली भी ऐसे रेंज बनाता है। किसी एक टाइम फ्रेम में आप पकड़ोगे तो वहां से लेकर जिस टाइम फ्रेम में आप चेक कर रहे हो, ठीक है, उसको एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम का हाई लो बनाएगा, क्लोजिंग भी देगा। ओपनिंग तो जहां से शुरू करोगे वहीं से माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब मार्केट मूव करता है या कोई शेयर मूव करता है तो उसके मूवमेंट को हम रिकॉर्ड करें।
पता कैसे चलता है कि भाई क्यों कर कैसे रहा है, उसका प्राइस मूव। उसके लिए मुझे आपको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके चलना है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोल देता हूँ और कोई एक स्टॉक 35 अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिलायंस ले। ये विजुअल है आपको? ये स्क्रीन विजुअल है? आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है? पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग दिख भी रहे कि नहीं। हरिओम सर, स्पीकर नहीं ऑन हो रहा है क्या? अब तो रहा है इधर, है ना? बार आवाज ही नहीं आया तो खरखरा तो। हरिओम सर ना तो चैट कर रहे हैं ना बोल रहे हैं, चुपचाप सुन। और सुनाई भी पड़ रहा है कि नहीं पता, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तुम चैट कर दो अगर, सौरभ तुम चैट कर दो अगर तुम्हें नहीं, सही है, दिख रहा है। दिख रहा है तो बोलो यार, ठीक टाइम वेस्ट हो रहा है यूट्यूब पर भी मैं, ठीक है। देखो, अब मैंने बताया कि जो आपका ओपन हाई लो क्लोज। अब देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में मैंने खोला है एक कैंडल, एक चार्ट खोला है मैंने रिलायंस का। थोड़ा देर म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, तुम्हारे बहुत नॉइज आ रही है। म्यूट कर लो, बहुत नॉइज आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये वीक की कैंडल है, ठीक है, कौन सी वीक की? ठीक है, ये कैंडल ओपन हुई थी 13 फरवरी को। देखिए इसका, तो इसको और मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। ये 13 तारीख को ये खुला था, ठीक है। 13 तारीख को कितने खुला ये? ठीक है, ये खुला ऑलमोस्ट 2340 रुपए में ओपन हुआ, ठीक है। इसने हाई बनाया कितना? 2662 रुपए का। इसने लो बनाया कितना? 2314 रुपए का। अब क्लोज हो गया 2441 रुपए, ठीक। ये वीकली टाइम फ्रेम का है। इसी तरह से इसको डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है तो डेली टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग डे का देख लो, जो 19 तारीख 17 तारीख 18 19 को तो मार्केट 17 इस 17 तारीख ना, 17 तारीख को देखो ओपन हुआ 2419 में, ठीक है। हाई बनाया इसने 2447 का, लो बनाया इसने 2411 का, और क्लोज हो गया ये 2440 रुपए में। कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब भी मूव करेगा एक रेंज बनाएगा, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की, या टाइप ऑफ चार्ट की। तो उसमें आप देखिए, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट क्या क्या मूवमेंट कर रहा है? तो उसके लिए जो जो आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है जिस पर आप ट्रेड करोगे, तो हर टर्मिनल आपको चार्ट प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि आपको केवल चार्ट या एनालिसिस के लिए ही, ठीक है, बने हुए हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया। इसी तरह से
एक IQ चार्ट आता है। नॉर्मली जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग व्यू का ही यूज करते हैं। कुछ टर्मिनल्स ऐसे हैं जो IQ और ट्रेडिंग व्यू दोनों का यूज करते हैं। अब इसमें चार्ट टाइप कितने टाइप के होते हैं, चार्ट टाइप कितने कितने प्रकार से बनते हैं। एक होता है जिसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं। लाइन चार्ट में आपको, जैसे अभी मैंने जो कैंडल्स दिखा उस तरह से नहीं, बल्कि इसमें आपको पता चलेगा एक लाइन बनती रहेगी, स्टॉक प्राइस की एक लाइन बनती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप देखिए, यहाँ पर ये 30 नवंबर 2022 को 2700 रुपए में था, फिर नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और गिर के ये हाई लो बना दिया 2307 का 7 फरवरी को। अब फिर यहाँ से ये ऊपर उठ रहा है और अभी तक ये ऊपर उठा 2439। ठीक, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, जहां पर प्राइस की लाइन बनती है, जो भाव चल रहा है उसका एक रेखा बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। इसी तरह से दूसरे टाइप का चार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बार चार्ट। बार, या अब देखिए ये है, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बार बनेगा। ये थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी, हो सकता है अगर आप लोग मोबाइल से जुड़े होंगे, लेकिन स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लो, मैग्नीफाई कर लो, तो ये दिखने लगेगा। ये दिख रहा है, हरिओम सर दिख रहा है, ये वाला बार दिख रहा है, बार। तो बार में भी कुछ नहीं है, इसमें भी वही ओपन हाई लो क्लोज दिखा दिया, ठीक है, बार चार्ट होता है। इसी तरह से कॉलम चार्ट भी होता है, ठीक है, कॉलम चार्ट में भी, ठीक है, वही है किसका, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज कितना हाई तक गया वो दिखाएगा। एरिया चार्ट होता है, ठीक है, बहुत टाइप के चार्ट होते हैं, आप केवल 3 टाइप के चार्ट समझिए। एक तो आप लाइन चार्ट समझिए, ठीक है, लाइन चार्ट समझिए, लाइन बनाएगी मार्केट। दूसरा आप बार चार्ट समझिए, और तीसरा एक होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ये जापानियों ने इजाद किया था, इसलिए इसको जापानीज कैंडल स्टिक। सत्येंद्र सर नमस्कार, क्या हाल है। ये जो है जापानीज कैंडल स्टिक्स चार्ट बोलते हैं, या सिंपली इसको हम कैंडल स्टिक चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें और बाकियों में फायदा क्या है कि देखिए, जैसे बार चार्ट में भी ओपन हाई लो क्लोज दिखा रहा है, लाइन चार्ट में ओपन हाई लो क्लोज कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि लाइन चार्ट की यूटिलिटी नहीं, लाइन चार्ट की यूटिलिटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में बहुत अच्छा है, लेकिन लाइन चार्ट में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, कितना कब कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हो गया। ये सिंपल प्राइस का एक एवरेज दिखा दे रहा है। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट का एक फायदा ये है, दो फायदे हैं। एक तो ये है कि हाई लो भी दिखा रहा है, ओपन क्लोज भी दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये यह भी दिखा रहा है कि दाम ऊपर गया है कि नीचे आया है। यानी कैंडल का कलर अगर ग्रीन है तो यानी जहां से खुला वहां से दाम ऊपर गया है। कैंडल का कलर अगर रेड है, जैसे मुझे रेड पसंद नहीं, मैंने ब्लैक कर रखा है, अदरवाइज ज्यादातर लोग रेड यूज करते हैं। रेड का मतलब जहां से खुला है, जहां से ओपन हुआ है प्राइस, वहां से नीचे आया है, फाइनल क्लोजिंग नीचे आई है। तो ज्यादातर, ठीक है, ट्रेडर्स इसी चार्ट को यूज करते हैं, जिसको हम कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। कैंडल स्टिक अभी मैंने ड्रॉ करके उस पर बताया ही था कि बेसिकली क्या है। बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट जो है आपका
ये जो है एक कैंडल बनाएगा प्राइस का, ठीक है, जो अभी मैंने ओपन हाई लो क्लोज बताया था उस तरह से एक प्राइस का कैंडल बना देगा। और यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए में ओपन हुआ, ठीक है, तो ये हाई बनाया मान लो 120 में, ठीक है, और लो बनाया मान लीजिए 95, ठीक है, और क्लोज कर गया 110 में, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। तो ये जो ओपन से नीचे जो पतली लाइन दिख रही है, ठीक है, इसको हम विक बोलते हैं, पूछ टाइप निकली रहेगी, विक बोलते हैं, ठीक है? और जो क्लोज से ऊपर लाइन दिख रही है उसको भी विक बोलेंगे, वो अपर विक है या लोअर विक है। और ये पूरा एक रेंज हो गया कैंडल का। अब इसमें जब कैंडल स्टिक में जाएंगे तो बस अंतर क्या होगा कि इसका कलर, ठीक है, जो आपका जिसमें प्राइस जहां से ओपन हुआ, मान लो यहाँ ओपन हुआ और इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया तो वो ग्रीन होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए जहां से ओपन हुआ, ठीक है, उसके नीचे प्राइस क्लोज हो गया तो ये रेड होगा। एग्जाम्पल तौर पर जैसे मान लो ये 100 रुपए में खुला और 110 में क्लोज हो गया तो ये ग्रीन होगा, और ये 100 रुपए में खुला और क्लोज हो गया 90 में, ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा कैंडल। इससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है कि हम, ठीक है, कि मार्केट गिर रही है या शेयर का दाम गिर रहा है कि बढ़ रहा है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम पर ये चीजें चलती रहे। नीचे के जो ऊपर और नीचे की जो विक्स बन रही हैं, जो हाई और लो के लिए विक्स बन रही हैं, ये भी डिसीजन मेकिंग में काफी मदद करती हैं। आगे जब पैटर्न पढ़ेंगे हम तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो टाइप ऑफ चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब बात आती टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम देखिए मार्केट में यूजुअली, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं 1 मिनट से लेकर, ठीक है, 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम यूज, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी डिसीजन लेते हैं और 5 मिनट पर भी डिसीजन लेते हैं, 15 मिनट पर भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, 30 मिनट पर भी करते हैं, 45 मिनट पर भी करते हैं, 1 घंटे 4 घंटे पर भी डिसीजन लेते हैं, डेली कैंडल पर डिसीजन लेते हैं, वीकली पर भी डिसीजन लेते हैं, 1 मंथ पर। अब इसमें एक चीज समझने वाली जो बात है कि किस चीज का डिसीजन कैसे लिया जाए, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस जो हुई हैं उसको रिपीट करके देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम की चीज बता रहा हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम पर क्या डिसीजन लिया जाए। यहाँ पर देखिए मैं बोलता हूँ फिर से वही चार्ट अगेन, देखिए अब यहाँ पर जब आपको ट्रेड करना है तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज्यादा, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, आपका ट्रेंड की क्लैरिटी दिखाए। जैसे ये मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम खोल, 1 महीने का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का नॉर्मल ट्रेंड कैसा है। देख रहे हैं नॉर्मल ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है। बड़ा टाइम फ्रेम 1 महीने या 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम नॉर्मली इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका ट्रेडिंग में यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर आपको साल 2 साल 6 महीने 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तब ये जो है
बड़ा टाइम फ्रेम 1 हफ्ते 1 महीने का यूज किया जाता है, ये देखने के लिए कि यूजुअल ट्रेंड कैसा है, नॉर्मल ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये पता चल जाएगा इससे। अब छोटा टाइम फ्रेम, मान लीजिए अब आपने, ठीक है, देखा कि भाई ये 1 मंथ का, ठीक है, टाइम फ्रेम ले लिया या इसको 1 वीक में ले लिया। 1 वीक में पहले 1 मंथ पे एनालिसिस करिए, फिर 1 वीक में एनालिसिस करिए। तो 1 वीक में 1 मंथ में बुलिश दिख रहा है, तो 1 वीक में दिख रहा है कि ये वीकली प्रीवियस लो से थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके नीचे बनाया फिर बाउंस कर रहा है, यानी ये भी डिसीजन मेकिंग मदद करेगा, भैया अभी थोड़ी देर रुकना है। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में ये नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया है, मंथली में तो ऊपर दिख रहा है, वीकली में नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया, यानी रुकना है इन्वेस्टिंग के लिए। तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे जब इन्वेस्टिंग कर। अब जब ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेड करना है, ठीक है, या आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें, ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग मदद मिलेगी कि ये ट्रेड 2-4 दिन 10 दिन के लिए किधर किया जाए, सेल साइड में किया जाए या बाई साइड में किया जाए, ठीक है, या फिर आज के लिए, आज के मार्केट के लिए किधर ट्रेड किया जाए, ठीक है, इस सेल साइड में हमारा पोजीशन फायदेमंद होगा या बाई साइड में होगा। पहला तो ये डिसीजन मेकिंग यही होता है डेली टाइम फ्रेम का। दूसरा फायदा डेली टाइम फ्रेम का ये है कि इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग जोन पता चलता है, किस लेवल से मुझे बाई करना और किस लेवल तक सेल करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी को देखिए, इसने जो रेंज बनाया, ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर, ठीक है, ये कैंडल यहाँ और ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लो बना लिया, ये एक रेंज मिल गया। अगले दिन के लिए मेरे पास आसानी हो गई कि भाई मैं इस रेंज में ट्रेड करूंगा, ठीक है, यानी ये मेरा बाइंग जोन हो गया, ये सेलिंग जोन हो गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है तो और क्लियर होगा। कुल मिला के डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 2 डिसीजन लेने में मदद कर रही है कि मुझे किस साइड का ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, यानी बाई साइड या सेल साइड। दूसरा, किस लेवल पे मुझे ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, बाई साइड या सेल साइड, ठीक है, मतलब कहाँ बाई करें और कहाँ सेल करें, ये हो गया। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम का अगर हम लेते हैं, ठीक है, कि 45 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे, ये हमें मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए 4 घंटे का आपने लिया, देखिए 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल, ये सारी कैंडल ऊपर लेके जा रही मार्केट को, ठीक है, हाँ, शेयर को ऊपर लेके जा रही 4 घंटे में। फिर एक लेवल से ये रिजेक्ट हो रहा है, यहां तक गया, हाई बनाया, फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू किया, लेकिन ठीक है, अभी इसके नीचे नहीं आया है, ये 2312 जो पहले लो बनाया था उसके नीचे नहीं आया था, यानी अभी ना ऊपर का ट्रेंड लिया जा सकता ना नीचे का, यानी ट्रेंड डिसाइड हो रहा है। ट्रेंड पता चल रहा है कि अब ट्रेंड था लेकिन ट्रेंड चेंज होने की गुंजाइश है। 4 घंटे, ठीक है, और छोटा टाइम फ्रेम कर लीजिए, 1 घंटे कर लीजिए, 1 घंटे से भी हमें ट्रेंड पता चलता है। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखना पड़ता है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज है, नो ट्रेंड में। 30 मिनट देख लीजिए, 30 मिनट में भी आपको सेम टाइप से ट्रेंड पता चलेगा। अब बात करते हैं कि और छोटा जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 15 मिनट, वो टाइम फ्रेम किस, देखिए 15 मिनट या उससे छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है, एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए कि मार्केट में कहां पर मुझे खरीदना है, ठीक है, और कहां बेचना है। खास करके बहुत छोटा टाइम फ्रेम
1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए यूज। और 10 मिनट 15 मिनट का ट्रेड जो टाइम फ्रेम है, ये इंट्राडे में लंबे पोजीशन के लिए होते हैं, खासकर जब स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, लंबे पोजीशन के लिए यूज होते हैं। इसको बाद में फिर से क्लियर करें। तो हर टाइम फ्रेम का अपना महत्व है। जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम है, ये मंथली, वीकली, वो इन्वेस्टिंग के लिए यूज होंगे। जो कंपैरेटिवली छोटे टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो आपको ट्रेंड क्लियर करने के लिए, और जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम है वो एंट्री और एग्जिट के लिए, यानी कहाँ बाई करें कहाँ सेल करें उसके लिए यूज हो। इसको बाद में फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले मुद्दे पर। अब देखिए, अब कैंडल स्टिक जो अभी आपने देखी थी, उस कैंडल स्टिक के बहुत से पैटर्न्स बनते हैं, ये थोड़ा सा मैं बाद में बताऊं, जो डिसीजन मेकिंग में काफी मदद करते हैं। और इसी तरह चार्ट के पैटर्न बनते हैं, इसको मैं, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लूं। तो अब बेसिकली जो कैंडल स्टिक के पैटर्न या चार्ट के पैटर्न बन रहे हैं, जो अभी आपने देखा चार्ट का ट्रेंड, ठीक है, और कैंडल्स के या चार्ट के जो कलर में चेंजिंग देखा, उससे जो है आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, और क्या इनको टोटली बिलीव किया जाए, क्या इस कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न या टोटल टेक्निकल एनालिसिस को ही बिलीव किया जाए, विश्वास किया जाए इस पर। यहाँ पर, ठीक है, एक चीज देखा जाता है कि यूजुअली जो पोजीशन बनाई जाती है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, यानी अप ट्रेंड है, तो बाई की पोजीशन बनाएंगे, वीकनेस है तो सेल की पोजीशन बनाएंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन पोजीशन बनाने के पहले आपके अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न धोखा देते हैं कभी। मैंने अभी शुरुआत में बताया, ये गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है। पूरा का पूरा चार्ट जो दिख रहा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि 100% प्रूवन है कि अगला कैंडल या अगला प्राइस ऐसे ही मूव करेगा, ऊपर ही मूव करेगा। एक लेवल पे जाकर रिजेक्शन भी ले रहा है, वहां से वापस भी हो रहा है प्राइस, फिर एक लेवल पे आकर फिर से रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहा है, यानी गिर भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो आपको, ठीक है, इसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा दो चीजों के लिए। एक तो आपको उसको थोड़ा सा गुणागणित करना पड़ेगा, यानी क्वांटिफाई करना पड़ेगा डेटा को, कि भाई प्रीवियस डेटा, ठीक है, जो था पहले कभी इस प्राइस पे आया था तो क्या हुआ था, ठीक है, पहले इस भाव में आया था तो क्या हुआ था। तो ये थोड़ा इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि क्या उस प्राइस पे होल्ड कर रहा है या रिजेक्ट हो जा रहा है। उस प्राइस पर पहुंचने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर निकल भी रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। मार्केट में जब दोनों साइड का मूव एट ए टाइम ही दे रहा है, तो आपको विदाउट कंफर्मेशन अगर आप एंट्री करते हैं तो आप रिस्क, तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे किया जाता है वो टेक्निकल एनालिसिस में आगे बताएंगे, जब हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की साइकोलॉजी समझेंगे, या रिवर्सल की साइकोलॉजी समझेंगे, तब हमें पता। तो देखिए, इसके अलावा, ठीक है, हमें जो अजम्पशन करनी पड़ती है इतने के बावजूद भी, वो ये है कि प्रायर ट्रेंड क्या था, यानी पहले से कौन सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, तो वो ट्रेंड क्या फेल हुआ या नहीं हुआ अभी तक। तो ट्रेंड फेल्योर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको भी हम, जब हम
देखेंगे प्राइस एक्शन, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर अभी मैं ये 3 चीजें क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपने एनालिसिस किया, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी पहलू, तो सारे पहलू में आपको 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। जो ट्रेंड है उधर आप ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ट्रेड में कूदिए मत, पहले क्वांटिफाई और वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। यानी ट्रेंड का कंफर्मेशन होने दीजिए, या तो ट्रेंड का रिजेक्शन होने दीजिए, या तो ट्रेंड फेल हो जाए, या तो ट्रेंड कंटिन्यू रहे, बिना उसके कंफर्मेशन के नहीं दे करना है, ठीक है। और प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इतनी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक्सेप्शंस के रूप में आपको मानना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है, नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रैप भी हो सकता है। ट्रेंड कंटिन्यू है, मैं भी प्रॉफिट ले लेता हूं, पता लगा जहां आप एंट्री लिए वहीं से मार्केट रिवर्स मारे। देखिए अब हम थोड़ा सा डीपर एनालिसिस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो डीपर एनालिसिस की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले आएगा, ठीक है, कि भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको हम बाइंग एंड सेलिंग जोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अरे इस तरह आपको सब पता है सर, तो आपके लिए तो बोरिंग है। तो इसको बाइंग एंड सेलिंग जोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप ये बोल सकते हैं कि जो मतलब बॉटम एंड पीक प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, इसके लिए मुझे थोड़ा चार्ट पे चलना पड़ेगा और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझना, कि ट्रेडर जो है कैसे बिहेव करता है। देखिए जब आप एग्जाम्पल के तौर सारी ड्राइंग में सारे इंडिकेटर भी अब सही, इसको मैं किसी भी टाइम फ्रेम पर चलेगा, और पहले मैं इसको एक बार 1 डे पे कर, डेली टाइम। अब यहाँ जरा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। तो अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना ही क्लैरिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, और उसका मूवमेंट पता चले। अभी इसको मैं लगभग कोविड के बाद का मूवमेंट मैं देखता हूँ, ठीक है। कोविड आया था आपका 2020 में, 2020 में इसने एक लो बनाया, ठीक है, इस स्टॉक ने, ठीक है, यहाँ से लो मगर 865 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया 2856 के आसपास, ठीक। अच्छा, जब ये 865 का लो बनाया था तो फिर सडन मूव दिया ये, ठीक है, और ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, और ये बिना सांस लिए, ठीक है, कोविड के पहले वाला लो तो झटके में तोड़,
ठीक है, एक बार हल्का सा रिट्रेस किया और पहले वाला हाई तो झटके में तोड़ दिया, जो कि कोविड के पहले वाला हाई था 1583। उसको एक बार हल्का से उस लेवल पे आया तो रिट्रेस किया, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगा कि कोविड के पहले का जो रेट है उस रेट पे आ गया। अब लोगों को कितनी खुशी हुई जरा देखिए, यही है साइकोलॉजी। कोविड में जिसने भी रिलायंस होल्ड किया होगा कोविड के पहले, ठीक है, अब जब रिलायंस का प्राइस, ठीक है, 1593 यानी 1600 के आसपास से गिर के, ठीक है, 800 के आसपास आ गया, यानी उसका पैसा बेचारे आधा, ठीक है, तो वो तो सोच रहा है कि यार पता नहीं दोबारा उठेगा भी कि नहीं उठेगा। टाइम पूरी दुनिया मरने जा रही थी, न्यूज तो यही थी कि सारी दुनिया मर जाएगी और यहाँ केवल पत्थर उत्थर पेड़ पौधे बचेंगे, ठीक है, या कुत्ते बिल्ली बचेंगे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1.5-2 महीने में ही उसको उसका पैसा वापस। कोविड तो खत्म नहीं हुआ था, क्या कोशिश करेगा भैया, चलो राहत की सांस ली, जान में जान आई, ठीक है, निकलो अब। तो यहाँ से उसने बेचना शुरू किया, बेचा, थोड़ा सा गिरा, जब उसने बेचना शुरू किया उसका प्रॉफिट आ गया, यानी जितना इन्वेस्टमेंट था उतना आ गया, तो वो राहत की सांस लिया, थोड़ा सा गिर गया, जब बेचेगा तो गिरेगा। उसके बाद इसने फिर से रिवर्स मारा, पहले इस लेवल लेवल को तोड़ा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाता रहा यहाँ तक, ये गया 2100 तक, ठीक है, फिर थोड़ी देर रेंज में फंसा, फिर ऊपर गया, ये गया 2358, मार्क कर लें 2358 तक। फिर यहां से ये काफी टाइम तक 2358 के नीचे रहा, लेकिन कोविड के पहले जो पीक था वहां तक नहीं गिरा, वहां तक नहीं गिरा। फिर ये ऊपर निकला समवेयर सितंबर 2021 और ये नया पीक बनाया, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये नया पीक बनाया समवेयर 2750 का, मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद ये रिट्रेस किया, फिर ये 2200 रुपए तक ऑलमोस्ट आ गया, ये था जब यूक्रेन वार हुआ था। के बाद ये प्रीवियस पीक को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये गया लगभग 2850, 2850 के बाद ये अब एक रेंज में फंसा, यानी ना तो इस लो को तोड़ रहा है ना इस हाई को। अब मार्केट के इसमें कोई सेंटीमेंट भी नहीं। अब यहाँ पर सेलर्स एंड बायर की साइकोलॉजी समझिए, यहाँ पर गिरा किसी कारण से, जब यहाँ आया तो राहत की सांस ली लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, अपना पैसा निकालना शुरू निकाला कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई हो। अब जरा उनको देखिए, जिनका पैसा यहाँ फंस गया था, यहाँ के लेवल पे जिनकी बाइंग थी, जिन्होंने कोविड के पहले खरीदा था, जब यहाँ गिरा तो डर गए थे वो, और जब यहाँ आया तो वो चैन की सांस लेके निकल गए। अब कुछ लोगों ने जो पहले एंट्री नहीं बनाए थे, उन्होंने देखा कि रिलायंस सस्ता मिल रहा है, वो 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए में एंट्री बना लिए। जब चढ़ने लगा ये, वो लोग इस लेवल पे होल्ड कर गए, क्या पता मैं तो एंट्री 900 में बनाया हूं, मेरा तो लॉस हो नहीं रहा है, तो मैं तो होल्ड करूंगा। उन लोगों ने होल्ड किया, ठीक है, जब यहां तक गिरा, ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि यार, ठीक है, एक बार काश फिर दोबारा इस लेवल पे आ जाए तो खरीद लूं, सस्ता मिले। लेकिन, ठीक है, इन लोगों ने जिन्होंने 800 700 800 900 में खरीदा था, ठीक है, उन लोगों ने और पैसा डाला, क्यों, क्योंकि उनके लेवल पे नहीं आ रहा, लेकिन उनको, ठीक है, यह है कि मार्केट को उठाना भी है और प्रॉफिट चाहिए, पैसा डाला, ठीक है, मार्केट की दशा भी सुधरी थोड़ी सी, ठीक है? जब ये ऊपर उठने लगा तो
तो जो लोग वेट कर रहे थे कि नया लेवल बनाएगा या नीचे आएगा, वो लोग अब देखेंगे ये तो ऊपर जा रहा है, तो इन लोगों ने एंट्री मार दी, ठीक है, बाई कर लिए और इस लेवल को भर न सकते तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब ये न्यू हाई बनाया, ठीक है, कुछ दिन तक। अब जिन्होंने यहाँ पर मान लीजिए खरीदा होगा भाई 1500 रुपए में, उनको 2000 रुपए 2200 रुपए मिल रहा है, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो मिस किए वो सोच रहे हैं कि यार काश थोड़ा रुके इसकी स्पीड, तो मैं भी एंट्री कर जाऊं, मुझे भी लाभ मिल जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स में चल रही जंग। कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जो पहले से एंट्री लिए, कुछ लोग नई एंट्री बना रहे हैं, वो गिरने नहीं दे रहे हैं, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले गए, ठीक है। ले जाने के बाद, ठीक है, अब ये देखिए 800 रुपए कभी मिल रहा था और 6 महीने भी नहीं बीते, ठीक है, ये पहुंच गया 3 गुना, 2.5 गुना, 3। तो जायज बात है कि भाई जिनका पैसा डबल ट्रिपल हुआ होगा वो बुक भी करेंगे। आया नीचे, जो लोग मिस किए थे फिर खरीदारी शुरू किए, फिर ऊपर ले गए, ठीक है। फिर जब देखा कि यार ठीक है 1800 से 2700 यानी लगभग 1.5 गुना से ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो बोला भैया बहुत है, ठीक है, अच्छा माल लूट लिया। फिर वो बेचना शुरू किए और उसी टाइम न्यूज भी खराब आई कि यूक्रेन वार हो गया, ठीक है, तो ये 2200 रुपए तक आ गया। जब मार्केट ने देखा कि भाई नहीं इसका इतना असर नहीं है और लोगों को सस्ता मिल रहा था, फिर खरीदे, ठीक है। अब क्या है कि सेंटिमेंट ऐसे आ गए हैं कि ये 800 का शेयर, ठीक है, 2800 में पहुंच चुका है। और कल आपने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा है, जिन लोगों ने भी क्लास देखा कि भाई किसी शेयर का दाम अगर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो या थोड़ा ज्यादा हो तो आदमी इंटरेस्टेड होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया है, कोई ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी नहीं कर रहा है, ठीक है, इस रेंज पर अब फंसा हुआ है। या तो नीचे आ जाए तो लोग बाइंग कर ले, या ऊपर चला जाए तब लोग बाइंग कर ले। अब जब तक इस रेंज में है तब तक कोई इंटरेस्टेड नहीं, किसी को रुचि नहीं में, ठीक है। ये है टोटल साइकोलॉजी। अब एक तो ये हो गई साइकोलॉजी, दूसरी साइकोलॉजी देखिए लेबल्स पर आती है। इस लेबल पर यहाँ पर तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम को मैं चेंज करता हूँ। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम लेवल बनाया, वो हर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ लेवल बनाएगा। अब देखिए ये लो बना, ये फिलहाल का हाई बना, और बीच में कुछ स्प्रिंग्स बना। अब यहाँ पर जरा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। किसी एक जगह को मैं ले लेता हूँ, एक लाइन को पकड़ लेता हूँ। जब भी स्टॉक अपने जोन में आएगा या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जहां से रिजेक्ट हुआ वहां तक जाएगा, तो वहां पर, ठीक है, वो सिंपली ऊपर नहीं भागेगा, ना तो सिंपली नीचे गिरेगा। वहां पर, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक्टिव हो जाते हैं और उसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन, अनटिल एंड अनलेस की कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये जो जोन्स बनते जैसे एक जोन पे बन गया, तरह से एक जोन ये बन गया, तरह से एक जोन ये बन गया। ये देखिए जो भी जोन बन रहे हैं सब ये वही बन रहे हैं जहां से मार्केट, ठीक है, या तो रिजेक्ट हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है।
देखिए यहाँ पर भी अब ये जोन्स जो बनते हैं बेसिकली उस जोन में हो क्या रहा है, उस जोन को जरा समझने की कोशिश करिए, उस जोन में हो क्या रहा है। मान लीजिए किसी भी लेवल पर, अब इसी लेवल पे बात करते हैं कि इस लेवल पर जब मार्केट आया प्रीवियसली, अभी इस लेवल पे कोई एक्शन हुआ होगा, देखिए यहाँ पर भी एक्शन हुआ इस लेवल पे, तो यहाँ से गिरते गिरते, या इस लेवल से बात करते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल से बात करें, यहाँ से गिरते गिरते इस लेवल पे आया, आने के बाद पहले यहाँ पर कभी उस लेवल पे एक्शन हुआ था, खरीदारी हुई थी या सेलिंग हो गई थी, जैसे यहाँ पर उस लेवल से सेलिंग हो गई थी, यहाँ पर उस लेवल से सेलिंग हो गई थी, यहाँ पर सेलिंग हो गई थी। अब जब उस लेवल पे आया, आने के बाद कुछ लोगों को ये सस्ता लग रहा है, कुछ लोगों को ये सस्ता लग रहा है, और कुछ जो यहाँ से बेचे हैं, मतलब यहाँ से बेचे हैं, वो यहाँ पर एग्जिट करेंगे। कुछ जो यहाँ एंट्री लिए हैं कि हो सकता है इस लेवल को तोड़ दे, वो फंसे पड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि और नीचे गिर जाएगा। अब इस लेवल पर बायर्स और सेलर्स, इनमें ठीक है एक ये समझिए कि रस्साकसी होगी, और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, और दोनों इक्वल पोटेंशियल, बराबर ताकत में रहे। मार्केट यहाँ पर देख रहे हैं कैंडल भी छोटी छोटी बन रही है, और ज्यादातर कैंडल किसी एक रेंज में फंसी हुई। ऐसे में ट्रेडर को क्या करना है, ट्रेडर को पहले इस रेंज को क्लियर करना है, क्या तो ये रेंज नीचे टूट जाए, क्या ये रेंज ऊपर की तरफ क्लियर करना है। जब तक बायर्स और सेलर्स में लड़ाई हो रही है तब तक हमें पता नहीं कौन जीते, और स्मार्ट ट्रेडर वही है कि जो जीते उसी के साथ चल दो। ये साइकोलॉजी टोटल यही है कि भैया सस्ता है चीज की महंगा है, किसी को ये चीज सस्ता दिखेगा, किसी की चीज महंगा दिखेगा, देखने का नजरिया है, किसी के लिए मौका छूट रहा होगा और किसी के लिए ठीक है मौका बन रहा होगा। जैसे एग्जांपल तौर पर जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ चढ़ा, यहाँ नहीं खरीद पाए, यहाँ भी नहीं खरीद पाए, वो यहाँ सोचेंगे कि चलो अब ये जोन को ब्रेकआउट किया है, अब ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकल रहा है, खरीद लो प्रॉफिट में। वो कितना देर तक होल्ड कर पाए, ये लो टूट गया, जब ये लो पे आ गया तो अब उसके बाद भी नीचे निकलने लगा, इस लो को तोड़ने के बाद भी नीचे निकलने लगा, तो वो डरेंगे, वो निकले, ठीक है। तो वही मौके वाली बात है, कुछ लोगों को ये अब दिखने लगा कि मेरे अपोजिट हो गया, ठीक है। कुछ लोग जो यहाँ खरीदारी करना चाहते थे लेकिन ऊपर चला गया, नहीं खरीद पाए, देखे यार मेरे प्राइस पे आ रहा है, यहाँ एंट्री कर गए, ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऊपर से फंसे पड़े हैं वो सोच रहे हैं कि और लॉस ना हो, वो बेच रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी लोग ऐसे होंगे जो देख रहे हैं कि ये लो टूट गया, ये लो भी टूट गया, ये प्राइस भी टूट गया, ये प्राइस भी टूट गया, और इस प्राइस के नीचे मार्केट जा रहा है, और मार्केट इस प्राइस के नीचे सस्टेन भी कर रहा है थोड़ी देर तक, तो भैया और गिर के यहां तक भी आ सकता है। वो लोग यहाँ और सेलिंग कर रहे हैं, यानी पुराने लोग जो यहाँ ट्रैप हुए उन्होंने लॉस में सेलिंग कर दी, कुछ नए लोग जो सेलिंग सोच रहे हैं कि मैं सेलिंग करके प्रॉफिट ले लूं,
वो लोग भी एंट्री कर रहे हैं कि ये लो टूटा है और इसको और नीचे ले आके यहाँ बेच, यहाँ खरीद लेना दोबारा तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी वो और नीचे ले आने की कोशिश। मार्केट में कितने प्लेयर्स हो गए, एक प्लेयर जो यहाँ फंसा पड़ा था वो निकला, ठीक है, एक प्लेयर जो यहाँ पर बेचना चाहता है नीचे की तरफ वो आया, ये दोनों कर रहे हैं सेलिंग, ठीक है। एक जो यहाँ नहीं खरीद पाया था, ठीक है, वो यहाँ खरीदारी कर, वो बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे फंसे पड़े थे उन वो लोग भी देख रहे हैं कि यार इस लेवल से कभी बाउंस किया था, इस लेवल ब्रेकआउट हुआ, वो यहाँ एवरेजिंग भी कर रहे हैं और पैसा डाल रहे हैं, ऊपर जाएगा तो निकल लूंगा अपने लेवल पे आने तक। तो चार टाइप के प्लेयर्स हैं। अब जब चार टाइप के प्लेयर्स हैं तो आप उसमें पांचवें कूद रहे हो भीड़ में, फैसला हुआ नहीं मैच का और आपने पहले ही बेट लगा दिया, तो ये जो है बुद्धिमान ट्रेडर का साइकोलॉजी नहीं। यहाँ पर जब ये साइकोलॉजी में बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी में जो जीतेगा ट्रेडर उसके साथ हो। अब यहाँ पर देखिए बायर जीता, जबकि टेक्निकली हो सकता है कि सेलर को जीतना चाहिए था, क्योंकि इसके नीचे, इस लो के नीचे कैंडल्स क्लोज की हैं, देख रहे हैं, इस लो के नीचे कैंडल्स क्लोज की हैं, टेक्निकली इसको सेलर को जीतना चाहिए था, लेकिन जीत गया कौन, बायर। तो कहने का मतलब कि ये जोन्स पर जो जोन बनता है उन जोन्स पर हमें जो है ट्रेडिंग नहीं करनी। जब वो जोन से इधर निकलेगा उधर आप पोजीशन बना सकते, इतनी बात समझ में। अब ये बाइंग जोन या सेलिंग जोन इसको कहा जा सकता है। जैसे अब ये आपका सेलिंग जोन हो गया क्योंकि यहाँ सेलिंग आई, ये हो गया बाइंग जोन, यहाँ से बाइंग आई। इसी तरह से जब यहाँ पर पहुंचा, देखिए इसके ऊपर निकला है, इसके ऊपर निकला तो फिर यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है भैया यहाँ से सेलिंग आई थी, वो लोग सेल करना शुरू किए। कुछ लोगों को लग रहा है कि यार इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है, यानी प्राइस जा चुका है, प्राइस जा चुका है तो ये और ऊपर जाएगा। जो लोग यहाँ नहीं खरीद पाए थे तो यहाँ खरीदारी करना, ठीक है, जो यहाँ खरीदे थे यहाँ बेच दिए, तो इस जगह खरीदे थे यहाँ बेच दिए, और जो यहाँ नहीं खरीद पाए थे वो जब ये इस रेंज को ये रेंज टूट गया, यहाँ बाई करना शुरू। देखिए फिर से बायर्स एंड सेलर्स नए मिल गए, ठीक है, यहाँ वाले बेचे, यहाँ वाले खरीदे, ठीक है, फिर से टग ऑफ वॉर शुरू। और ये कहाँ हो रहा है, लेवल्स पर ही हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग। अब ये सेलिंग जोन भी बन सकता था अगर ये फेल हो जाता, नीचे की तरफ आ जाता तो, लेकिन ठीक है, बायर्स यहाँ पर उन्होंने ज्यादा बाइंग की और इसलिए जैसे ये रेंज टूटा मार्केट अगले लेवल पे, जब अगले लेवल पे गया तो अगेन देखिए फिर से सेम ड्रामा, हर लेवल पे कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है। जब ये लेवल टूटा तो अगले लेवल पे गया, यहां से जब रिजेक्ट हुआ तो देखिए फिर से इसी लेवल पे आके ड्रामा शुरू हुआ। अब ये पता नहीं है कि इसके नीचे आएगा या इसके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर जो एक जोन बन रहा है, वो जोन कब तक बनेगा किसी को नहीं पता, ये जोन बन रहा है, इस जोन के ऊपर भी निकल सकता है, इस जोन के नीचे भी आ सकता है। ये है गेम ऑफ साइकोलॉजी, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स एट ए टाइम लेवल्स पर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो ट्रेडर्स हैं वो उनको वेट करना चाहिए। अब एक चीज इसमें और जो कॉमन फिनोमिनन है जो यूजुअली मार्केट में काम करती है,
क्या मानना है ट्रेडर्स का, ठीक है, कि जब लेवल पर मार्केट हो, लेवल पर मार्केट हो, लेवल के नीचे ज्यादा कैंडल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे ज्यादा कैंडल बन, जैसे यहाँ पर नीचे ज्यादा कैंडल बन, वो ब्रेकडाउन की तरफ ज्यादा संकेत, यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से इसको ब्रेकडाउन होना चाहिए, यानी नीचे आना चाहिए, इधर से भी टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से नीचे आना चाहिए। और अगर लेवल के ऊपर ज्यादा कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट होना, यानी ठीक है ऊपर जाना चाहिए। समस्या ये है कि अब ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये सब टेक्नोलॉजी अब ट्रेडर्स समझ चुके, जो आप पढ़े हो वो आप अकेले नहीं पढ़े, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप अकेले नहीं कर, मार्केट डे बाय डे इंप्रूव कर, अब ये कॉन्सेप्ट हो गए हैं पुराने, जहां पर एक आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि मार्केट अगर कोई लेवल को ब्रेकआउट दे देता है और ब्रेकआउट के बाद उस लेवल के ऊपर कैंडल्स क्लोज होनी शुरू हो जाती हैं, तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। अब इसके फेल्योर के रेट, यानी इस कॉन्सेप्ट के मत के असफल होने की संभावनाएं अब मार्केट में बढ़ चुकी। कोविड के बाद से मार्केट बहुत ज्यादा चेंजेज आए हैं, खास करके प्राइस एक्शन मूवमेंट, और ये ट्रेडर्स को ट्रैप कर, वहां पर ट्रेडर्स को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा और स्मार्ट होना। एग्जांपल तौर पर मैं इसी चार्ट में, अब देखिए मैंने कितने 1 2 3 4 5 जोन मैंने बनाए हैं, और भी आप बोलेंगे मैं और भी जोन बना दूं, कितनी बार वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ, कितनी बार पास हुआ, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, आपको एक चीज मिलेगी, मार्केट लेवल पर ये वाला, यहाँ पर देखिए इस लेवल पर एक बार कर लिया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 कई कैंडलें इसके ऊपर क्लोज की। एक जनरल एजुकेशन क्या है, मार्केट, और हुआ क्या, क्लोज की, धीरे से छोटी छोटी कैंडल्स बनानी शुरू, यहाँ तक बड़ी बड़ी कैंडल बने, यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनानी शुरू, इनको बोलते हैं नॉइज कैंडल्स। जब नॉइज कैंडल बनने लगे तो इसका मतलब कि मार्केट में फटने वाला है, इधर भी मार्केट जाने वाला है। अब ये नॉइज कैंडल का डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, नॉइज कैंडल किधर, ये नहीं ब्रेकआउट किधर, ठीक है, नॉइज कैंडल किधर बन रहे हैं। अब यहाँ पर नॉइज कैंडल नीचे की तरफ बननी शुरू, मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं बढ़ पाया, फिर उसके बाद नॉइज कैंडल जो बन रही है, नॉइज कैंडल हर बार इस छोटे से रेंज के, ठीक है, को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो, और उसके बाद फाइनली नीचे आ गया। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न जब हम पढ़ेंगे तो और भी मैं 2 3 तरीके बता दूंगा कि कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें, ये ब्रेकआउट फेक होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए ब्रेकडाउन हुआ, एक लेवल था, लेवल के नीचे आया मार्केट, नीचे ही कैंडल बनाना शुरू किया, लोगों को क्या लगेगा, ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैंडल नीचे बने, लेकिन उसके बाद जब साउंडिंग कैंडल बननी शुरू हुई, साउंडिंग कैंडल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ साउंडिंग कैंडल का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ साउंडिंग कैंडल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं वो ऊपर की तरफ बन रही है, ये क्या है,
इसका मतलब ये ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं है, बल्कि ये ब्रेकडाउन फेक होने की ज्यादा संभावना। देखिए, ठीक है, मार्केट नीचे न जाके सिमिलरली यहां पर भी देखिए, यहां पर तो कंफर्म है, जो सिंपल ट्रेडर्स का थेसिस है कि भाई कि लेवल के ऊपर अगर कैंडल्स बनना शुरू हो तो ब्रेकआउट होगा, लेवल के नीचे अगर कैंडल बनना शुरू हो तो ब्रेकडाउन होगा। यहां पर देखिए वो थेसिस फॉलो हो रही है, सो दैट कि मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनको अपनी स्टडी पर बिलीव बना रहे, तभी तो ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप अपनी स्टडी पर बिलीव छोड़ देंगे, ठीक है, जो पुराना दादा आदम के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं प्राइस एक्शन, उसको छोड़ देंगे और नई चीज सीख लेंगे, ठीक है, तो फिर तो वो आपको ट्रैप ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको कभी कभी वो क्या करेंगे, उसको सफल भी बना देंगे। यहां पर आपको लगा कि यार मैंने सही स्टडी की थी, लेवल के ऊपर देखिए कैंडलें बन रही हैं और ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहां भी देखिए साउंडिंग कैंडल्स ऊपर की तरफ लास्ट में बननी शुरू। यहां देखिए, ठीक है, यहां लेवल आया, लेवल के नीचे कैंडल्स बननी शुरू और कई कैंडल्स नीचे, यहाँ बनी, यहाँ बनी। अब आपको लग रहा है कि ये कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज ही नहीं कर रही और इस बॉक्स के नीचे निकलने की भी कोशिश कर रही है। तो वो लगे कंफर्म ब्रेकडाउन होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। एक तो लेवल नहीं तोड़ रही, ऊपर से बॉक्स के भी नीचे आने की कोशिश कर, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ठीक है, ब्रेकडाउन ना होके ब्रेकआउट हो। ये जो मार्केट में हो रहा है अभी पिछले 7 साल 1.5 साल से, इसके लिए अब आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन में डीपर स्टडी क्या करना पड़ेगा आपको। एक तो आपको अभी तक क्या है, तो प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स जो पढ़ा जाता था ट्रेडिशनली 20 साल 25 साल से, जो जापानियों ने बनाया है कि बुलिश एंगल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फलाना ढमका, ये सब लोग जान गए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप अकेले पढ़े हो, ठीक है, सारे लोग वही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, सारे लोग वही कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो। तो फिर आपको ट्रैक करना उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। और अभी नौसिखिए ट्रेडर खूब आ गए हैं जो यूट्यूब से या इधर उधर से कहीं से पढ़ के आ जाएंगे, अब भन्न से मार्केट में कूद जाएंगे। भैया मैंने पढ़ लिया प्राइस एक्शन, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न जान लिया, मैंने चार्ट पैटर्न जान लिए, मेरे पास 2-4 इंडिकेटर नॉलेज हो गया, चलो अब तो छापते हैं। अरे भाई वो नॉलेज जब सबके पास है तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हथियार कौन सा है। अब मार्केट ने क्या किया, उन सब हथियारों को, अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ठीक है, तुम्हारे पास तमंचा है, सामने वाला तोप लेके आया है, अब तोप की लड़ाई तोप से ही लड़नी पड़ेगी ना, तमंचे से तो नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पर आपको तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और जो लेवल्स का जो कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन में पहले जिन कैंडल्स को आप इग्नोर करते या जिन चार्ट पैटर्न्स को आप इग्नोर करते, वो चार्ट पैटर्न्स अब मार्केट में, ठीक है, नए तरीके से आपको, एक तो आपको ये जाना पड़ेगा कि ब्रेकर कैंडल में आपको देखना पड़ेगा कि कहां से रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, और उस रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कौन सी कैंडल है जो कि ट्रेंड को चेंज कर रही है, और उसके बाद कौन सी दूसरी कैंडल है जो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। इन दो कैंडलों को आपको बहुत डीपली पहचानना। आप इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फलाना ढमका
पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जो ब्रेकर कैंडल का कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट ब्रेकर एंड रिलेटिव ब्रेकर, एक तो ये, दूसरा साउंडिंग कैंडल का या नॉइस कैंडल का जो पैटर्न है वो आपको मार्केट में जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट काम करेगा, हो सकता है साल 2 साल बाद लोग इसको भी तोड़ निकाल लें, ये भी कॉन्सेप्ट चेंज है। और तीसरा सबसे सेफेस्ट तरीका बता कि आप बिलीव मत करिए, ठीक है, इस चीज का कि ब्रेकआउट हो गया कि नहीं हो गया या ब्रेकडाउन हुआ, होने दीजिए। एक ही कैंडल का तो लॉस होगा भाई। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहां डाउट है, आप नीचे एक पोजीशन बना लेंगे, फंस जाएंगे। आपको लग रहा है कि यार मुझे वेट कर लेना चाहिए, अब वेट करने में कितना लॉस होगा आपका, इसी एक कैंडल के तो लॉस हुआ, इसका प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, छोड़ दीजिए। इसके छोड़ भी देंगे तब भी यहां तक तो आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्राइस एक्शन देख के यहां तक भी राइड कर सकते हैं, यहाँ निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लीजिए आपको लग रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है, मान लो ब्रेकडाउन हो भी गया तब भी एक ही कैंडल का लॉस होता है आपको, अगली कैंडल पे, यानी आपको एक कैंडल का लॉस तो भूलना पड़ेगा, एक कैंडल का प्रॉफिट, नॉट लॉस, एक कैंडल का प्रॉफिट भूलना। तब आप मार्केट में थोड़ा सस्टेन कर पाएंगे, यानी कंफर्म ब्रेकआउट, जिसको मैंने शुरुआत में बोला था कि क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। पहले तो उसको क्वांटिफाई कर लीजिए, क्या उस टाइम पर डेटा बन रहा है, ठीक है, बायर्स एंड सेलर के लिए। आगे हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो सब डेटा हम देखेंगे। दूसरा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या ये डेटा जो बन रहा है ये वही एक्शन कर रहा है जो होना चाहिए, या रिवर्स एक्शन, उल्टा एक्शन। आपको दोनों एक्शन की तैयार। ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट रखता है, बायस्ड माइंडसेट। तो आगे से जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्रत्याशी जी बोलिए। जी सर, मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया तो एक बाहर में मैं था। मुझे ये पूछना था कि आप जो बोल रहे थे सर, उसको हम इंटरडे में भी कर पाएंगे, स्विंग में भी देख के कर पाएंगे? एग्जैक्टली वो हर टाइम फ्रेम पर यही हो रहा है मार्केट में आजकल। आपने खुद देखा होगा जी। कितने बार, ठीक है, फेक ब्रेकआउट के अब जो है केसेस बढ़ चुके हैं। डेली आप 2:30 से 3 बजे के बीच ऑब्जर्व करिए, ठीक है, ऑलमोस्ट वीक में 3 टाइम्स कम से कम आपको मिलेगा फेक ब्रेकआउट हो रहा है, 2:30 से 3 बजे पैटर्न बन गया। फिर वो पैटर्न भी कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में फेक ब्रेकआउट शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है तो कुछ आपको प्राइस एक्शन में कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेगी, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे प्राइस एक्शन समझने। नो डाउट कि मनी मैनेजमेंट आपका रोल प्ले करेगा कि अगर आपने एंट्री ले ही ली ब्रेकआउट समझ के तो आप स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा, लेकिन लॉस तो लॉस है भाई, लेट इट बी स्टॉप लॉस सही, छोटा ही लॉस, लेकिन लॉस तो लॉस है। फिर आपकी साइकोलॉजी वो बदल देता है, साइकोलॉजी बदल देता है, पता लगा स्टॉप लॉस के बाद आप जो है रिवर्स ट्रेड में घुसे, फिर अगेन वो जो है आपके फेवर में ही चला गया, मतलब पुराने वाले ट्रेड में चला गया। जी। इनटू से यहाँ पर थोड़ा सा तरीके बदलने पड़े। आगे जो मैं सपोर्ट रहे, आज चूंकि अब हो गया लगभग 1.5 घंटा, आगे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है, और जो आपका बाइंग एंड सेलिंग जोन, इनको जो मैं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पर और इसके अलावा ट्रेंड लाइन, इसमें मैं 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन में वैसे ही ड्रॉ करूंगा जैसे सब ड्रॉ करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी वैसे ही मैं करूंगा जैसे सब करते हैं, ठीक है। और
सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से ट्रांसफर, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया सपोर्ट रेजिस्टेंस कर, लेकिन मैं 3 चीजें तब्दीलियां, एक तो ये है कोई लाइन ना खींचकर, ठीक है, मैं जोन बनाना, पहला तो यही जोन बनाना है। दूसरा जो तब्दीली लाएंगे कि हमें उसमें ब्रेकर कैंडल्स हमें आइडेंटिफाई करना। तीसरा जो तब्दीली लाएंगे अब आप काउंटिंग, बोल रहे हैं ट्रेन लाइन जो है, ट्रेन लाइन की जगह ट्रेन जोन हम करेंगे, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी वही जोन करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाए। और जो दूसरा उसमें ब्रेकर कैंडल आइडेंटिफाई करना पड़े, कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास या ट्रेंड लाइन के पास ब्रेकर कैंडल मुझे मिक्स करना है। तीसरा मुझे जो करना है, काउंटिंग कैंडल का क्या पैटर्न बना, तो साउंडिंग कैंडल के बाद जो ब्रेकर कैंडल बनेगा वो ट्रेंड कंफर्मेशन। ये मुझे 3 चीज इसमें ऐड ऑन कर, हो सकता है कि ये केवल यही क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन ब्रेकआउट और जो मैंने मिक्स किया है, हो सकता है कि समझने में 1 2 क्लास 3 क्लास भी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन चीज को करना पड़ेगा। मार्केट आजकल जब अपना सारी पुरानी स्टडीज को, ठीक है, धीरे धीरे डिफीट कर रही है, क्योंकि वो स्टडीज उनके पास भी जो हमारे पास भी है। अब क्या 50 मूवी वगैरह 20 मूवी वगैरह केवल हम ही नहीं पढ़ रखा है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जो सेलर्स हैं या जो हमारे अपोनेंट हैं। आप आप ट्रेड ले रहे हो तो कोई माल बेच रहा है तो आप खरीद रहे हो, कोई खरीद रहा है तो बेच रहे हो, दोनों के एक साथ तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। तो दोनों बेसिकली साइकोलॉजी से खेल रहे हो एक दूसरे को। खरीदने वाला सोच रहा है कि मैं सस्ते में खरीद रहा हूँ, महंगे में बेच दूंगा, बेचने वाला सोच रहा है कि मैं महंगे में बेच रहा हूँ, सस्ते में खरीदूंगा, यानी मार्केट और गिरेगी। और दोनों ने सेम स्टडी कर रखी, तो आप कहाँ एडवांटेज ले सकते हो, आप अपने स्टडी में एडवांटेज ले सकते हो विद द चेंजिंग मार्केट। दूसरा एडवांटेज आप अपनी साइकोलॉजी में ले सकते हो। तो साइकोलॉजी में एज लेने के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लालच में नहीं फंसना है, आपको पहले एक बार ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने देना है। साइकोलॉजी में इतना ही चेंज लाना, एक कैंडल छूटेगी, छूट जाने दीजिए। जब 3 कैंडल कंटिन्यूएशन करनी शुरू, तब मैं एंट्री करूंगा, ये कसम खा लीजिए। और दूसरा, उसको ट्रेंड पहचानने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं। अब देखिए वीक डेज में तो 23 तारीख को मैं क्लास ले पाऊंगा, के पास क्लास तो नहीं, कल और परसों। टिल देन गुड नाइट है, बाय। सर और जो बोल रहे थे क्रूड ऑयल में करने के लिए, वो कब से होगा? कल से लाइव रहूंगा, कल से अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली क्या है, ओके, मुझे ग्रुप में। कॉलेज से अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, तो आते आते अप्रोक्सीमेटली जी जी 6:30 पौने 7 बज जाएंगे, तो मैं रफली 7:15 से 7:30 के बीच में मैं लाइव आ जाऊंगा। जी जी जी, ग्रुप में एक बार डाल देंगे। हाँ तो डाल अभी ट्रेडिंग ग्रुप में पता है, वो जूम में होगा ना? एक मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एक आप ट्रेड कर रहे हो, बस। अब बाकी कोई ग्रुप में ट्रेड नहीं। एक शायद सतेंद्र सर का ओहो, तो पर्सनल में कब जब आएंगे जूम में डालने से? ग्रुप में डाल जी, दूंगा। बाकी यूट्यूब पर तो लाइव रहूंगा, यूट्यूब पे जो नए व्यूअर्स अपना जुड़ते रहे, क्या दिक्कत। हाँ हाँ, ठीक, जी 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 बाय। जी सर। जो स्कैनर वगैरह है, वो सर पूरा लास्ट में होगा, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ट्रेड। मेरा प्लान है, मैं एक बार फिर से बता ही देता हूँ, कुछ तो मैंने इसी स्लाइड में डाल ठीक। रखा है। अभी जैसे चार्ट पैटर्न इसके बाद जो है आपका, हाँ, जैसे अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, रिवर्सल, ठीक, फिर ओपन इंटरेस्ट, मार्केट डेप्थ, वॉल्यूम,
फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट एंड लॉन्ग कवरिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग अनबाइंडिंग, फिर पैनिक सेलिंग क्या होता है, एग्रेसिव बाइंग क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये है। उसके बाद एंड ऑफ द डे एनालिसिस, क्या 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 करना चाहिए, FIDI और प्रो एक्टिविटीज को कैसे पकड़ें, ठीक है। दो आजकल ये भी बहुत काम नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करती है, ठीक है। उसके बाद मेरा प्लान है स्टॉक की स्क्रीनिंग कैसे की जाए, ठीक है। स्टॉक की स्क्रीनिंग कैसे की जाए, तो वहां पर आपका ये वाला आ जाएगा। फिर ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट और न्यूज और इवेंट का इम्पैक्ट क्या है, फैक्ट इसको पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद स्टॉक स्क्रीनिंग पे आएंगे, और के बाद मैं ऑप्शंस में जाऊंगा। इतना करने के बाद, ठीक है, तब मैं ऑप्शंस में जाऊंगा। ऑप्शन में जो मेरा प्लान है देना है, अभी तक जो मैंने सिलेबस बनाया है, ऑप्शन में मुझे बेसिकली वही बाइंग एंड सेलिंग क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स बताना पड़ेगा, फिर OTM, ATM, ITM, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, और फिर ओपन इंटरेस्ट, वोलेटिलिटी, विक्स, ठीक है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस। फिर मैं इंडिकेटर्स पे जाऊंगा, बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं लूंगा, केवल 8-10 इंडिकेटर्स लूंगा मैं, ठीक है। 70-80 इंडिकेटर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप, मतलब मार्केट के ट्रेंड में डिफरेंट टाइप की क्या जो है स्ट्रेटजीज अपनाई जाए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। वो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में 7-8 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में शेयर करूँ, ठीक है। जी, और लाइव मार्केट सपोर्ट तो मैं केवल शाम को ही दे पाऊंगा, बाकी तो इस ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं, यही है। बाकी कुछ अगर मुझे लगेगा तो ऐड कर दूंगा बीच। जी, आपण कॉल केलेला आहे ते सध्या इतर जी सर।